हेलो एवरीवन। ये आज हमारा मैप सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हिमाचल प्रदेश का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद इसकी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें से इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदी झरने हैं, यहाँ की फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कैसे जीव जंतु हैं, क्या है। फिर डैम्स एंड ड्रेनेज, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनमें कौन कौन से डैम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये पहाड़ी एरिया है तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस भी होंगे, तो टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा लास्ट का लेक्चर था उत्तराखंड पे, तो उसमें हमने जैसे एक जगह पॉपुलेशन में 10 करोड़ बोल दिया था जबकि वो 1 करोड़ था, उसमें लिखा 1 करोड़ ही था। तो मिस्टेकनली अगर कभी बोलने में दिक्कत हो जाती तो उसे ना कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट कर देंगे, तो उसके लिए सॉरी। और आज ये लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। तो ये पहले क्या था, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तो ये ना स्टेट था ना यूनियन टेरिटरी था, तब तो ये एक कमिश्नरेट की तरह था। ये अलग अलग जो छोटे छोटे इसमें से कमिश्नरेट थे, इनको फिर उसके बाद पंजाब से एसोसिएट कर दिया गया था। फिर 1956 में जाके 1 नवंबर 1956 में जाके इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और फिर 25 जनवरी 1971 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसे एक नया स्टेट बनाया गया। और ये कौन से नंबर का स्टेट बना था, ये 18th नंबर का स्टेट बना था इंडिया का, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला है। और जो विंटर कैपिटल है वो क्या है, धर्मशाला है। और शिमला क्या है, समर कैपिटल है। धर्मशाला में क्या है कि मतलब सर्दियों में जैसे वहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर के एरिया में आता है ना, तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद हम क्या है 12 डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। हाँ, तो एक बार जैसे मैप में हम अगर एक चीज़ देख लेते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जब हम जब कोई जो भी पढ़ेंगे, मतलब कि फ्लोरा एंड फौना कौन सी कहाँ पाई जाती है, तो वो हमें एक दिमाग में हमारे बना रहेगा। तो जैसे जो सबसे बड़ा है इसका डिस्ट्रिक्ट आता है हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम है लाहौल एंड स्पीति। और ये एक तरह से कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका एल्टीट्यूड हाई है और 3-4 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर है। तो और डेजर्टिक एरिया, मतलब ज़्यादा वनस्पतियाँ यहाँ होती नहीं है, ठीक है। फिर ये एरिया आता है, ये भी देखिए, ये जो हिमाचल प्रदेश का इधर का जो एरिया है ना, तिब्बत से टच करता है, ठीक है। ये चाइना के ऑटोनोमस रीजन में आता है तिब्बत। और इधर इसके क्या आता है, लद्दाख से टच करता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पहले पार्ट हुआ करता था, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। इधर ये क्या पंजाब से टच करता है और इधर ये उत्तराखंड से। इसकी एक छोटा सा जो बॉर्डर है इसका कहाँ से लगता है, वो सहारनपुर यूपी से भी लगता है, टच होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। तो इसमें हम इसमें जैसे लाहौल स्पीति हमने इसके डिस्ट्रिक्ट देखा, फिर ये कुन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, फिर ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है, फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, सोलान, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये हो गए। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, ये लाहौल स्पीति हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, देखिए इसमें सारे ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हैं, इनको हम देख लेंगे। किन्नौर जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है रिकांगपिओ इसका, लेकिन जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वो किन्नौर है, तो किन्नौर के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पे कैसी है, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, राजेंद्र अरलेकर जी हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री जयराम ठाकुर जी हैं। और यहाँ की लेजिस्लेचर कैसी है, यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी सिर्फ विधानसभा होगी, विधान परिषद नहीं होगी, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती। वैसे भी हिंदुस्तान के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद, मतलब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, अदरवाइज बाकी हर जगह यूनिकैमरल सिस्टम है। तो यहाँ पे भी क्या है, यूनिकैमरल सिस्टम है। यहाँ के स्पीकर कौन है, विपिन सिंह परमार जी हैं। यहाँ का जो टोटल एरिया है पूरे राज्य का, वो कितना है, 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत में कौन सा स्थान रहता है, इसका 18th स्थान रहता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो एरिया हमने इसका देख लिया कितना था, 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, 18वां रैंक आता है एरिया की दृष्टि से। और हाईएस्ट एलिवेशन क्या है, मतलब जो सबसे ऊंची चोटी है इस राज्य की, वो कितनी है, 6,816 मीटर की ऊंचाई पे है। कौन सी है, रियो पुरगिल। रियो पुरगिल कहाँ है, ये किन्नौर, जो हमने लास्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था ना, जो कि तिब्बत से टच होता था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है क्या, ये रियो पुरगिल। और लोवेस्ट एलिवेशन क्या है, 350 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। यानी इसकी ऊंचाई किससे है, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई नापी जाती है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है, यहाँ की पॉपुलेशन है 68,64,602। यही हमने उत्तराखंड में एक 10 करोड़ बोल दिया था, जबकि वो 1 करोड़ के आसपास है। वैसे भी पहाड़ी रीजन में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो वैसे ऑब्वियसली मतलब नहीं हो सकती। तो यहाँ रैंक मतलब पॉपुलेशन वाइज कौन सी रैंक में आता है, 21st रैंक में आता है, ओके। तो डेंसिटी यहाँ कितनी है, वैसे भी पहाड़ों पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। तो 123 किलोमीटर स्क्वायर इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब यहाँ की हम लैंग्वेज देख लेते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी
हिंदी है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में आता है। हाँ, और इसकी जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है दूसरी जो है वो क्या है, संस्कृत है। संस्कृत और हिंदी, देवभूमि जैसे उसको भी बोलते थे उत्तराखंड को, इसको ना हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि भी बोलते हैं, लैंड ऑफ ब्रेव्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, और उत्तराखंड को देवभूमि, वैसे देवभूमि इसे भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में आता है, यहाँ भी कई सारे देवस्थान हैं पहाड़ों पर। तो दोनों जगह की क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी और संस्कृत, ठीक है। फिर नेटिव लैंग्वेज भी होती हैं, जैसे वहाँ के जो लोकल लोग बोलते हैं, तो उनमें कौन कौन सी, जैसे महासू पहाड़ी, मधेली, ये कांगड़ी, कुल्लवी, बिलासपुरी, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट की, जैसे जैसे कांगड़ी मतलब इसमें है ना, तो उसमें कहाँ कांगड़ी बोली जाती है, कुल्लू में कुल्लवी बोली जाती है, बिलासपुर में बिलासपुरी, किन्नौर में किन्नौरी बोली गई है ना, लाहौल में लाहौली, ये पट्टानी, ये चंबेली, ये सारी वहाँ की हैं, ठीक है। फिर यहाँ के HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.725, मतलब ये हाई HDI आता है, तभी तो इंडिया में 8th नंबर पे, मतलब यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो हाई है, ठीक है। और यहाँ की लिटरेसी कितनी आती है, तो 83.78% लिटरेसी है, तो अच्छी खासी लिटरेसी भी है। अच्छा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लोकसभा सीट्स हैं वो कितनी है, 4 हैं। राज्यसभा सीट्स यहाँ पे कितनी है, 3 है। और असेंबली जो स्टेट असेंबली है उसमें 68 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसमें नहीं लिखी हुई थी, तो इनके बारे में हम इसमें देख लेते हैं। बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ की जो 90% पॉपुलेशन है ना, जितनी मतलब ये पॉपुलेशन है 68 लैक्स में, तो 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, मतलब रूरल एरिया में रहती है। तो माउंटेनियस एरिया है ये, तो रूरल एरिया में रहती है। और बाकी की जो रीज़न है वो, और बाकी 95.9% जो रीज़न है ये इसका क्या है, मतलब जो हिली एरिया है वो इलेक्ट्रीफाइड है। यहाँ पे एक ना इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बिजली, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये जो भाखड़ा नांगल, ये जो पन बिजली परियोजना है, और इधर ये नाथपा झकरी है, तो यहाँ पे पानी बिजली की जो मतलब एक्सेस जो बिजली बन जाती है ना, ये यहाँ तो यूज़ होती है, बाकी ये बेची भी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से पूरा ये स्टेट है लगभग 99% इसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। और ये ठीक है। फिर हम इसमें देख लेते हैं, कुछ सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के, है ना, कि यहाँ का जो मैमल कौन सा है, जो यहाँ का राजकीय पशु है वो क्या है, स्नो लेपर्ड। ये स्नो लेपर्ड वैसे भी ऊंचाइयों पे पाया जाता है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में भी आता है। ये हमारे ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के, इसके शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। शेड्यूल 1 में आने का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसे दिया जाता है, इसको आप इसका शिकार नहीं कर सकते। तो यहाँ की जो बर्ड है वो स्टेट बर्ड क्या है, ये है वेस्टर्न ट्रैगोपॉन। देखिए इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बाकी जो ट्रैगोपॉन पक्षी है ये क्या है, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन, ये हिमालयी एरियो में ही पाया जाता है। तो ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। यहाँ की फिश क्या है, ये गोल्डन महशीर, जो कि उत्तराखंड की भी थी, है ना, ये गोल्डन महशीर जो है ये यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ का जो फ्लावर है वो क्या है, पिंक रोडेंड्रॉन, ये इस टाइप का ये होता है। और ये जो फ्रूट है, फ्रूट तो एप्पल है। एप्पल मतलब पहाड़ों में तो एप्पल होता ही है, सबसे ज़्यादा एप्पल का जो उत्पादन होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है ये एप्पल के उत्पादन में। और जो ट्री है, ट्री कौन सा है यहाँ का राजकीय ट्री, क्या, देवदार सिदार है। देवदार सिदार क्या है, ये बहुत लंबे होते हैं और इनकी जो वुड होती है ना, जो इनकी लकड़ी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब बहुत मजबूत होती है। तो ये देवदार सिदार यहाँ का ट्री है। तो ये वैसे भी अल्पाइन वेजिटेशन में आता है, और ये जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं ना, इनमें ये देवदार होता ही है, देवदार, पीक, पाम। तो अब हम इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में देख लेते हैं ना। तो फिजिकल फीचर्स को तो पहले इसमें हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने उत्तराखंड में भी पढ़ा था कि जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, हिमालय ना, ये जो फोल्ड माउंटेन्स के श्रेणी में आते हैं, यानी वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं ये हिमालय। तो हिमालय का निर्माण ना बहुत जितने जब पर्वत सारे बन गए थे उसके बाद हिमालय जो सबसे एक तरह से नवजात पर्वत माना जाता है, कि सबसे बाद में बना हुआ जो पर्वतों की श्रेणी में है। तो हिमालय जब बना तो उससे पहले भी वहाँ पे कुछ पर्वत थे, उनको बोलते हैं, वो थे काराकोरम रेंजेस। तो काराकोरम रेंजेस को क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो फिर जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो हुई, तो इसमें क्या है, ग्रेटर हिमालयस बने। तो ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचे हैं, फिर उससे छोटे जो बने वो हिमाद्री हिमालय यानी हिमाचल हिमालय, जो मिडिल हिमालय भी इनको बोलते हैं। और जो सबसे छोटे हिमालय थे वो शिवालिक, जो हिमालय की तलहटी पे थे, ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में ये जो हिमालय बचे, ये थोड़े से क्या, ये मतलब क्रस्ट हो गए दोनों के बीच में, तो ये थोड़े से आड़े तिरछे से हो गए, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, हम देख सकते हैं, ये देखिए ग्रेटर हिमालय भी आता है हिमाचल प्रदेश में। और ये देखिए यहाँ पे शिवालिक की रेंजेस आती हैं, जो कि इधर ये नीचे के एरिया में सिरमौर के एरिया में, सोलान, इधर ये जो बिलासपुर, इधर का पूरा एरिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बाकी ये ग्रेटर हिमालय जो भी लाहौल स्पीति का एरिया है, किन्नौर वैली, और ये इधर चंबा, इधर मंडी, इधर ये कुल्लू, ये पूरा किसके रीजन में आता है, ये ग्रेटर हिमालय इसके अंतर्गत आता है ना। तो इसमें ग्रेटर हिमालयस में जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे ग्रेटर हिमालयस यहाँ से जैसे ये लद्दाख को टच करता है ना, तो लद्दाख की जो यहाँ पे रेंज है ना, जस्कर रेंज जो आती है, लद्दाख
लद्दाख रेंज, फिर ये जस्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज, और इधर से एक धौलाधार रेंज, मतलब ये जैसे पंजाब हिमालयस यहाँ पे लिखा हुआ है तो धौलाधार रेंज, ये सारी रेंजेस, पहाड़ों की रेंजेस ये इधर आती हैं। और इधर फिर ये नीचे ये मसूरी रेंज जो इधर थी, जो उत्तराखंड में भी थी, वो तो मतलब इधर फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय यानी कि सबसे जो छोटे उसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं ये लाहौत वैली, ये ग्रेट हिमालय स्पीति वैली, यहाँ पे रोहतांग पास है जो कि यहाँ का हाईएस्ट मोटरेबल पास है यहाँ का। बाकी इंडिया का तो इधर तो उमिंगला है लद्दाख में, उसको तो हम लद्दाख वाले सेशन में पढ़ेंगे। फिर इधर ये रामपुर वैली आती है, मतलब पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है ना, वैली जैसा एरिया, जो थोड़ा सा ढलान वाला एरिया होता है, उसे वैली बोलते हैं। तो वैली में ही क्या होती है, थोड़ी ग्रीनरी होती है, पहाड़ों पे क्या है बर्फ़ आच्छादित रहती है, तो वैली में थोड़ा सा नीचे वहाँ पे नदियों को निकलने का भी हो जाता है, तो जहाँ पानी भी हो गया और सारी चीज़ें मतलब प्रकाश भी मिल रहा है, तो वहाँ वनस्पतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती हैं ना। तो यहाँ पे रामपुर वैली है, यहाँ पे नाग तिब्बर रेंज आती है जो ये मसूरी रेंज के पास है। इधर ये महासू वैली है, कांगड़ा वैली, इधर ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ कुल्लू वैली है। और फिर यहाँ पे सारी नदियाँ जो निकलती हैं, जैसे कि यहाँ पे 4-5 नदियाँ जो यहाँ की इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल नदी है जो यहाँ आती है वो शिपकिला दर्रा से होते हुए कौन सी नदी आती है, वो सतलज रिवर आती है। तो सतलज रिवर देखिए जैसे यहाँ पे से ये एंटर कर रही है ये तिब्बत की तरफ से, तो ये कहाँ से एंटर करती है, ये जहाँ से इंडिया में एंटर करती है उस जगह का नाम है, कौन सा दर्रा नाम है, ये शिपकिला दर्रा, इस मतलब पास का नाम है शिपकिला। ठीक है, शिपकिला पास। ठीक है, तो ये यहाँ से एंटर करती है और ये सतलज रिवर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो चंद्रा और भागा जो मतलब नदियों के मिलन से कौन सी चिनाब नदी बनती है, जिसको अस्किनी भी जिसका नाम है, यहाँ से ब्यास नदी निकलती है, यहाँ से ये रावी नदी निकलती है, ये भी मतलब इधर से ही निकलती है। ठीक है, ये बारालाचा पास के पास से जो निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये रावी ब्यास, तो इन नदियों का उद्गम क्या होता है, ये हिमाचल प्रदेश से ही होता है। ठीक है, फिर हमने ये चीज़ अब देख ली, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें हाईएस्ट एलिवेशन जैसे हमने देखा था रियो पुरगिल, ये कहाँ था, किन्नौर में था। और रिवर्स यहाँ की हमने देखी चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना। तो यमुना तो जैसे हमने पढ़ा था कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री मतलब ये यहाँ पे उत्तराखंड में था। और बाकी ये जो जैसे कि यहाँ की जो चेनाब रिवर थी, ये चंद्रा भागा दो नदियों का ये जो मतलब हेड ट्रिब्यूटरीज इसकी थी, उनको मिला के चेनाब नदी बनती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ब्यास और रावी यहीं से, सतलज हमने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर से आती है। और धर्मशाला में क्या है, हैवी रेनफॉल, मतलब ये जो धर्मशाला का एरिया आता है, और यहाँ पे धर्मशाला जो एरिया आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो यहाँ पे होती है हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ होती है, धर्मशाला में होती है। और लाहौल स्पीति यहाँ का क्या है, कोल्ड एंड ऑलमोस्ट रेनलेस, कोल्ड डेजर्ट है, और रेनलेस मतलब यहाँ बारिश एकदम नाम मात्र की, एकदम ना के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेंगे, जैसे कि ये क्या है, ये भाखड़ा डैम है, और यहाँ पे नाथपा जकरी है, नाथपा जकरी परियोजना के बारे में हम सबने सुना होगा। ये यहाँ पे कहाँ है, ये सतलज रिवर पे है। ये भाखड़ा नांगल डैम भी, ये देखिए ना, भाखड़ा और नांगल मतलब थोड़ा सा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी वाला डैम है, मतलब ये इसमें क्या है कि पानी ऊंचाई से गिरता है तो बहुत स्पीड से यहाँ यही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया, इसी में क्या एक्स्ट्रा जो बिजली बनती है ना, उसको फिर ये दिल्ली में और वेस्ट बंगाल में यहाँ इनको बेचा जाता है बिजली को, मतलब, और फिर उससे जो पैसा मिलता है वो बाकी यहाँ के लोगों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, मतलब बाकी उनको सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, फिर हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हम इसमें इसके थोड़े से नेशनल पार्क्स के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे आता है। और ये जो है एक पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैसे धौलाधार रेंज है ना, तो यहाँ पे देखिए ये रोहतांग पास है, ये बारालाचा पास है, और फिर ये खीर गंगा नेशनल पार्क है, ये इंदर किला नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हो गया सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क्स जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, इनको याद करके मतलब 2-3 बार आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बारा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, फिर हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें डिवीज़न कितने हैं। तो 3 डिवीज़न है, मतलब हिमाचल प्रदेश में 3 डिवीज़न है। डिवीज़न यानी जैसे मंडल होता है ना, उस तरह से। तो कांगड़ा डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो कांगड़ा जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं ना, ये पश्चिमी एरिया आता है ना, तो यहाँ पे चंबा, कांगड़ा, ऊना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कांगड़ा 12 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, उनको 3 डिवीज़न में डिवाइड करना है। और शिमला में कितने आते हैं, शिमला में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से आता है, एक ये किन्नौर हो गया, एक हमारा एक खुद शिमला हो गया, एक सिरमौर हो गया, एक सोलान हो गया, तो ये आता है हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में। फिर मंडी में हम कौन कौन सा लेते हैं, बिलासपुर लेते हैं, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी, ये कौन कौन से आ गए, ये किस में आ गए, ये मंडी डिवीज़न में आ गए। ठीक है, फिर हम इसमें आगे देखते हैं, तो ये हमने कुछ पासेस के बारे में देख लेते हैं कि पासेस कौन कौन से हैं। तो देखिए पासेस तो वैसे तो बहुत सारे हैं, एक जैसे एक रुपिन पास भी है जो उत्तराखंड से यहाँ से जाता है, तो उत्तराखंड के मतलब धौला रेंज जगह से एक है, और यहाँ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सांगला जगह है, वहाँ तक आते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे पुराने टाइम पे वो जो
गडरिये होते थे, भेड़िए होते थे, व्यापारी होते थे, वो लोग एज़ उसके जैसे है ना इधर से उधर जाते थे, तो वो लोग उस पास को यूज़ करते थे। फिर ये व्यापार में भी यूज़ होता था, लेकिन ये पूरे मतलब ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ नहीं होती थी, क्योंकि ठंडियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी तो ये रास्ते बंद हो जाते, तो पासेस का यूज़ उस टाइम पे यही होता था। जैसे ये शिपकिला है, शिपकिला से तो यहाँ सतलज रिवर आती है। फिर यहाँ पे ये रोहतांग पास है, रोहतांग पास ये जो मतलब लेह से यहाँ से मनाली की कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करता है ना, मनाली एक हिल स्टेशन है, उसके बारे में हम भी आगे और देखेंगे, मनाली के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये कहाँ से, ये मतलब रोहतांग पास से होते हुए जाता है। फिर ये बारालाचा पास है, और अभी जैसे ये जो बीआरओ है हमारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जितने भी बॉर्डर एरिया पे जो भी मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जो भी ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, जो रोड्स बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, जो ब्रिजेस बन रहे हैं, ये बीआरओ बनाता है। तो ये एक तरह से हमारा स्ट्रैटेजिक एसेट है, जैसे कि हमारा डीआरडीओ है, इसरो है, हमारे देश की शान, उसी तरह बीआरओ भी है, जो कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मतलब एरियाज़ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। तो रोहतांग पास हमने देख लिया, बारालाचा, शिपकिला, दिबसा, अगर आपको ये सारे भी देखने हो तो आप देख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट पासेस ये हैं। तो अब हम इसमें आगे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़, वैसे तो हमने यहाँ की रिवर्स देख ली, जो मेन रिवर जैसे यहाँ सतलज निकलती है, जो इंटरनेशनल रिवर आती है। बाकी यहाँ पे जो लाहौल स्पीति पे जो छोटी बहुत रिवर्स निकलती हैं, जैसे यहाँ पे चिनाब हो गई, चिनाब तो यहीं से बनी, और रावी, ब्यास, चिनाब ये यहीं से निकलती हैं, हिमाचल से ही निकलती हैं। फिर यहाँ पे हम सिरमौर में देख लेते हैं रेणुका लेक और साकेती लेक। ठीक है, ये कौन सी लेक है? रेणुका लेक, ये जो परशुराम की जो माँ थी ना, उनके यहाँ पे मतलब परशुराम कुंड भी देखा जाता है, तो यहाँ पे उनके नाम पे ये रेणुका लेक है। ये कहाँ पे है? सिरमौर पे आता है। ये गोविंद सागर लेक, ये कहाँ पे है? ये सोलान में आता है। ठीक है, और फिर जैसे ये नाको लेक है, और ये जैसे यहाँ पे लेक है सूरजताल, चंद्रताल लेक जो है, यहाँ पे पोंग डैम, ये पोंग लेक जो, ये तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट लेक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो भाखड़ा नंगल का जो रिजर्वायर बनाया गया है, वो चीज़ें तो देखिए, ये एज अ मैप, इसका आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप हर रिवर का, जैसे ये चेनाब रिवर का एरिया है, इधर ये रावी का एरिया है, ये लाइट ब्लू में ये ब्यास का एरिया है, डार्क ब्लू ये नेवी ब्लू जो आज जा रहा है, ये सतलज का एरिया है। और इसमें देखिए पूरे किलोमीटर्स में भी दे रखा है कि कौन सी रिवर कितने किलोमीटर, जैसे यमुना बहुत थोड़ी सी बस टच करके सिरमौर को जाती है, तो 22 किलोमीटर्स। अक्सर लोगों को लगता है कि जैसे उत्तराखंड से निकली तो फिर ये दिल्ली पे आ गई, ये कहाँ हिमाचल में गई, तो ऐसा नहीं है। ये सिरमौर पे जरा सा मतलब एक बॉर्डर बनाती है। और बाकी ये जो रेड एरिया है, ये क्या है? हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्या होती है कि जैसे नीचे की जब जियोलॉजिकल जो मतलब परतें होती हैं, जब वो गर्म हो जाती है, तो वहाँ से जो पानी टच होता है, तो वो हॉट स्प्रिंग्स के रूप में जैसे निकलता है। तो वहाँ पे जैसे इतने वही तो ऐसे मतलब अचंभा सा लगता है कि इतने ठंड सर्द एरिया में ऐसे गर्म पानी के झरने कहाँ से हैं। तो वो मतलब वो जियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, मतलब भूगर्भीय, जो भूगर्भ के अंदर वो चीज़ें हो रही हैं ना, जो चट्टानें नीचे की गर्म है, तो उनसे जो मतलब संपर्क में जो पानी आया वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब हम इसमें आगे देखते हैं। प्रेजेंटली द स्टेट हैज़ 3 रामसर साइट्स। रामसर साइट्स के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा था कि रामसर साइट्स क्या होते हैं, जो नेशनली मतलब इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स होते हैं, यानी कि आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं, जिनको हम मतलब संरक्षित करने की जिनको आवश्यकता होती है, वो रामसर साइट्स। ये रामसर एक कन्वेंशन हुआ था 1972 में। रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में हुआ था, इसी के नाम पे इस कन्वेंशन को याद किया जाता है। और ये जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, इनको संरक्षित करने का काम करता है, जो भी नेशनली और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेटलैंड्स, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से वेटलैंड्स हैं हिमाचल प्रदेश में? पौंग डैम जो कि कांगड़ा में है, रेणुका डैम जो कि हमने रेणुका ताल पढ़ा सिरमौर में है, और चंद्रताल जो लाहौल एंड स्पीति में है। तो ये यहाँ की रामसर साइट्स में आते हैं। बिसाइड्स रिवालसरा मंडी एंड खजियार चंबा हैव बीन ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको ना गवर्नमेंट के उसमें आ गया है। इसको मतलब ये जो मंडी में रेवलसार है, और खजियार में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही खजियार आता है, ये भी एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी। इसको बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, इसको बोलते हैं खजियार को। ठीक है, और ये रेवालसार ये मंडी में आता है। तो इनको मतलब मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इनको अपने अंदर किया। बाकी ये अभी उसमें रामसर साइट्स में अभी ये इंक्लूड नहीं हुए। ठीक है, फिर हम इसमें आगे देख लेते हैं, वेजिटेशन के बारे में देख लेते हैं कि वेजिटेशन तो मोर और लाइक जितने भी हमारे 11 हिमालयन स्टेट है ना, सबका एक जैसा ही है। ठीक है, मतलब एक जैसा इन द सेंस, मतलब एकदम वैसे नहीं कि पहाड़ों पे अलग, लेकिन अल्पाइन वेजिटेशन जो माउंटेनियस वेजिटेशन होता है ना, तो हर जगह ऐसे ही। तो जैसे जनरल फॉर्म ऑफ वेजिटेशन क्या है? फॉरेस्ट होंगे, वुडलैंड्स होंगे, और क्या है? स्क्रब है। जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, स्क्रब मिलेंगे, लाइकेन, मॉसेस, डेजर्ट एरिया मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एट लोअर एल्टीट्यूड टू अल्पाइन पास्चर्स एट हायर एल्टीट्यूड। इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीमिटीज डिस्टिंक्ट वेजिटेशनल जोनल ऑफ मिक्सड डेसिडुअस फॉरेस्ट, बम्बू, चिर, पेन, ओक, देवदार, काली एंड फर एंड स्प्रूस, ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे पाई जाती हैं। मतलब
ये मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट जो भी होते हैं, डेसिडुअस मतलब जो जिनके पत्ते गिरते हैं, पर्णपाती जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बम्बू और चीर, पीन, ये मतलब ये क्या है, ओक, ये क्या है, चीर के, ये पाइन के, ये देवदार के, देवदार तो हमने देखा यहाँ का स्टेट ही मतलब वृक्ष है। तो ये सारी चीज़ें, फर, स्प्रिस, ये जो स्प्रूस हैं, फर हैं, ये थोड़े हाई एल्टीट्यूड, मतलब जैसे हम एल्टीट्यूड में मतलब ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें, जैसे थोड़े से नीचे एल्टीट्यूड में देवदार वगैरह मिल जाएंगे, मतलब यहाँ डेसिडुअस मिलेंगे, फिर थोड़ा और ऊंचाई पे देवदार मिलेगा, सिदार मिलेगा, ये पाइन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। फिर और ऊपर पे जाएंगे तो स्क्रब्स मिलेंगे, और ये फर के जो भी जूनिपर्स ये सब मिलेंगे। और ऊंचाई पे जाएंगे तो लाइकेन्स और मॉसेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे लाहौल स्पीति में, अभी जैसे रिसेंटली लाहौल स्पीति में क्या था, ये जो हींग है ना, एसोटोफिडा जिसे बोलते हैं, हींग की खेती, हींग क्या है हमारे देश में ना इम्पोर्ट किया जाता है। तो कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता था, ईरान से इम्पोर्ट किया जाता था। ईरान से इम्पोर्ट करते थे ना, तो हमारा एक बहुत बड़ा, जैसे 16,000 के टन के आसपास हम हींग का क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। तो काफ़ी एक बड़ा अमाउंट हमें देना होता था। तो अभी जैसे हींग भी क्या होती है, ऐसी शुष्क वातावरण में की जाती है। तो वहाँ से जैसे हींग के कुछ पौधे लाए गए हैं, बीज वगैरह जो लगाने के लिए। तो ये लाहौल और स्पीति में इसकी खेती हो रही है। अभी इसका फर्स्ट बैच आया भी है, और काफ़ी मतलब इसमें एक तरह से हमें पोटेंशियल दिख रहा है कि लाहौल स्पीति में हींग की खेती हो सकती है, ठीक है। और हींग तो वैसे भी आज खाने में तो बहुत यूज़ होता ही है, और हर चीज़ में, पाचन की क्रिया में भी, डाइजेशन में भी इसको यूज़, दवाओं में भी हींग का यूज़ होता है, ठीक है। तो हम आगे इसमें देखेंगे कि इकॉनमी, तो स्टेट की इकॉनमी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। यहाँ की इकॉनमी एग्रेरियन है, टूरिज़्म, हाइड्रो पावर, इन तीन चीज़ों पे। मतलब टूरिज़्म तो हिमालय स्टेट है तो टूरिज़्म तो उसमें होना ही है। हाइड्रो पावर यानी पानी इतना है तो उसको अभी यूज़ करेंगे। और एग्रेरियन मतलब जो एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है ना यहाँ का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है ना। तो इसमें क्या है, और स्टेट का जो 9.4% जो स्टेट का जीडीपी का जो मतलब है, वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एग्रीकल्चर नियरली अबाउट 45% of the net state domestic product. It is the main source of the income, as well as Himachal Pradesh is known as apple state or apple capital of India. Thiog, Rohur, Kinnor, Kullu is leading supplies of the major crop grow in Himachal Pradesh as employment in Himachal. तो मतलब 45% ये एग्रीकल्चर इसको क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो राइस हो गया, इसमें वीट हो गया, मेज़ हो गया, पोटैटो, पल्सेस, ऑयलसीड्स एंड फ्रूट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे फ्रूट्स ही होते हैं, एप्पल, प्लम और ये सारे एरिका नट्स वगैरह, मतलब एवोकाडो वगैरह। बाकी यहाँ पे क्या, राइस भी होता है, वीट भी होता है, मेज़ भी होता है, ये पोटैटोज़ भी होते हैं। इवन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, शिमला में है। और एनर्जी में हाइड्रो पावर एनर्जी। अच्छा, ये कांगड़ा टी जो है, इसको तो जीआई टैग में मिला हो। कांगड़ा के जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जो यहाँ पे चाय पाई जाती है, यहाँ पे देखिए ग्रीन टी भी पाई जाती है, वाइट टी भी। वाइट टी देखिए वही होती है जो नॉर्मल टी होती है ना, उसकी पत्तियों में जैसे इधर पत्ती, उसके जस्ट ऊपर एक जो हल्की सी पत्ती निकली होती है ना, उसी को तोड़ तोड़ के हर उसमें बहुत मतलब थोड़ी इसकी मात्रा होती है, इसी को मतलब वाइट टी में इसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से अधपक्की टाइप की होती है, ठीक है। तो ये ग्रीन टी, वाइट टी, ब्लैक टी, ये सारी चीज़ें क्या है, कांगड़ा में हर तरह की होती है। और इसको जीआई टैग 2005 में मिला है। जो पहला हमारा जो मटेरियल था जिसे जीआई टैग मिला था, वो दार्जिलिंग टी थी, ठीक है, वो दार्जिलिंग में होती। तो इसका भी, कांगड़ा टी का भी मतलब अलग ही टेक्सचर होता है। और ये जो कांगड़ा टी, ऐसा नहीं है कांगड़ा में ही, मतलब ये पालमपुर में, धर्मशाला में ही हर जगह पाई जाती है, मतलब यहाँ केवल उधर के एरिया में, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। अब जैसे एप्पल है, एप्पल यहाँ पे जितना भी फ्रूट प्रोडक्शन होता है, उस फ्रूट प्रोडक्शन में भी जो सबसे ज़्यादा मतलब 45% एरिया में ही एप्पल ग्रो किया जाता है उस पूरे फूड प्रोडक्शन के। लेकिन 45% ग्रो करने के बाद भी 85% जो फ्रूट प्रोडक्शन का जो मतलब पैसा आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो किससे आता है, एप्पल प्रोडक्शन से आता है। तो यहाँ एप्पल के अलावा भी और क्या क्या होता है, जैसे एप्रिकॉट्स होते हैं, ठीक है, चेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, ये हमारे पीचेस हो गए, प्लम्स हो गए, ये सारे कहाँ से आते हैं, ये मतलब हिमाचल प्रदेश में ही उगाए जाते हैं, ठीक है। और इवन एप्पल से अगर इसका हम रेवेन्यू देखा जाए तो लगभग 3500 करोड़ के आसपास का यहाँ का मतलब एप्पल का टर्नओवर होता है पूरे स्टेट का। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं। तो टूरिज़्म का प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरे स्टेट में टूरिज़्म का क्या है। तो टूरिज़्म के लिए तो ये होता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें कि मतलब एयरपोर्ट्स के मतलब कनेक्टिविटी कैसी है बाकी देश के देश से इसकी। जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, तो एयरपोर्ट्स के मामले में जैसे यहाँ पे क्या है, शिमला का एक जो मेन एयरपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा। बाकी एक दो, अब जैसे कुल्लू में भी एक एयरपोर्ट का है, और कुल्लू में और कांगड़ा में भी किया गया। कुल्लू में तो खैर हो गया, तो उससे क्या है, मंडी वंडी में जाना ये सब ईजी हो जाएगा। और
बाकी रेलवे एक जो कालका शिमला रेलवे है, कालका और शिमला रेलवे, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। रेलवेज़ में भी देखिए पहाड़ों में क्या है, जो टोपोग्राफी होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर रेलवे का हर जगह सेक्शन नहीं होता, तो बाई रोड ही आपको मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में ट्रैवल करना होता है। तो बाई रोड जाने में तो यहाँ की रोड की जो संख्या है, मतलब वो 28,208 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे रोड हैं, जिसमें कि नेशनल हाईवेज़ भी हैं, 800 कह रहे हैं, 8 नेशनल हाईवेज़ हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1234 किलोमीटर के आसपास है, और 19 स्टेट हाईवेज़ हैं जो कि 1625 किलोमीटर्स में आते हैं। और बाकी जो 28,208 किलोमीटर जो बाकी बची रोड, वो क्या है, ये आपकी मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह में इसमें आती हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम इसमें देखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर में हम देखते हैं, तो टूरिज्म सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट 7% टू द स्टेट जीडीपी। तो स्टेट की जीडीपी में 7% कौन कंट्रीब्यूट करता है, टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीगेरियन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मतलब एरिया था वो किसने, एग्रीकल्चर ने रखा था, उसके बाद ये क्या, टूरिज्म का है। फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट इनफ्लो इन द स्टेट रीच 16.83 मिलियन इन 2019, वाइल फॉरेन टूरिस्ट, अभी क्या है कोरोना की वजह से फिर भी टूरिस्ट इन्फ्लो थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज़ यहाँ पे रहता है टूरिस्ट का जो पोटेंशियल है टूरिज्म का वो बहुत ज़्यादा है। तो वाइल फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स रीच्ड 3,83,000 एज ऑफ December 29, देयर वर 3,679 रजिस्टर्ड होटल्स इन द हिमाचल प्रदेश। ओके, तो इतने सारे मतलब होटल इंडस्ट्री जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है अगर टूरिज़्म बढ़ता है। तो यहाँ पे टूरिज़्म के लिए कई सारे मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बर्फ़ के लिए स्कीइंग वगैरह हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, पैराशूट वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं, ठीक है। फिर हम इसमें और आगे देख लेते हैं कि जैसे टूरिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे शिमला है, तो शिमला के बारे में तो हमें पता है कि जैसे स्टेट कैपिटल है, यहाँ से तो एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी है। फिर उसके बाद जैसे ये मनाली हो गया, मनाली क्या है, नॉर्दर्न एंड ऑफ कुल्लू वैली में ये मतलब लोकेटेड है। यहाँ से कौन सी रिवर जाती है, ब्यास रिवर जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और ये शिमला से कितना किलोमीटर है मनाली, मनाली अगर आपको शिमला से मनाली जाना है तो 270 किलोमीटर और आगे आपको जाना होगा, ठीक है। फिर हम ये धर्मशाला के बारे में देख लेते हैं। धर्मशाला ये मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही हेडक्वार्टर है, मतलब इसमें ये कहाँ पे, धर्मशाला में है। तो फिर धर्मशाला में क्या है कि जैसे धर्मशाला में ही एक एरिया है, एक जगह है मैक्लोडगंज, ठीक है। मैक्लोडगंज को इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे दलाई लामा का जो उनका है निवास स्थल। जैसे जब 1959 में तिब्बत में जब चाइना ने एक तरह से कब्जा किया था, तो दलाई लामा जब वहाँ से निकले तो दलाई लामा पहले आके उन्होंने कहाँ पे मतलब वो कहाँ इंडिया में कहाँ आए थे, वो मसूरी में जाके वो रहे। फिर मसूरी में 1 साल के बाद फिर 1962 के अराउंड वो आ गए थे यहाँ पे, धर्मशाला में आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ धर्मशाला तब से दलाई लामा के जो ये जो तिब्बत की जो मतलब एग्जोडस जो गवर्नमेंट उनकी चल रही है, तो ये कहाँ से चल रही है, धर्मशाला से चल रही है। इसीलिए चाइना को मतलब और भी ज़्यादा मिर्ची लगती है कि धर्मशाला इंडिया की वजह से, इसीलिए वो और इंडिया से मतलब जैसे लद्दाख पे भी कब्जा कर रहा है, उधर वो उधर भी घुसने की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल को भी वो करना हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी वजह से, ठीक है। फिर हम इसमें आगे देखेंगे, ये हम डलहौजी के बारे में देखेंगे। डलहौजी तो क्या है कि अंग्रेज़ों ने जैसे अपना ना घूमने के लिए जैसे समर हाउसेस टाइप के बनवाए थे, हिल स्टेशन डेवलप किए थे, तो उसी में से एक डलहौजी भी था। ये कहाँ आता है, ये मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये 5 हिल्स के बीच में ये डलहौजी, मतलब जैसे 5 पहाड़ियाँ हैं ना, उन 5 पहाड़ियों के बीच में ऐसे इसको बसा दिया गया है, ठीक है। और ये बाकी ये चंबा है, चंबा, और ये जो डलहौजी भी तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, ठीक है। और ये खजियार जो है, ये भी क्या है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। ये खजियार भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। कुल्लू के बारे में हम देखेंगे, कुल्लू यहाँ से तो ब्यास रिवर बहती है, और ये बाकी ये कुल्लू वैली है यहाँ पे, और ये भी बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा होता है। कसौली में तो रोज़ मतलब लोग जैसे नहीं वीकेंड्स पे चले जाते हैं, दिल्ली के लोग तो अक्सर जाते हैं, और ट्रैकिंग वगैरह के लिए खीर गंगा ट्रैक है। ट्रैकिंग के अच्छा यहाँ पे जो पहाड़ों पे क्या है, ट्रैकिंग के, एडवेंचर स्पोर्ट्स के, ये कैंपिंग के बहुत ज़्यादा इसके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। बाकी लाहौल स्पीति तो ये 3,000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है यहाँ पे। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने काफ़ी कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में जाना है। अगर कुछ चीज़ें जैसे छूट जाती हैं, जो अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें और इंक्लूड करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।